नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। टाइटल और थंबनेल देख के उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम आपके एफएम माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक और नए चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उम्मीद करता हूं आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, लेक्चर यूजफुल लगता है, तो इसे एक छोटा सा लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब जब आप लोग एफएम की बात करते हैं, जब जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपने देखा अक्सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल टर्म्स का अलग अलग रेफरेंस में हम लोग मीनिंग इस्तेमाल करते हैं। माने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस, थोड़ी थोड़ी तब्दीली, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है जब भी हम अपने एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहां पर भी कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे अगर आप लोग इसके मीनिंग की बात करते हैं ना, तो दो शब्द है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने आपको क्या करना है, कैपिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, हर एक बच्चे को पता होगा। अगर मैं कहूं कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो सर आप लोग कह देंगे कि सर कॉस्ट का मतलब होता है आपका प्राइस। प्राइस आपका क्या होता है, कॉस्ट होता है। लेकिन जो आपका कैपिटल है, कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। और अगर आप लोग जर्नल लैंग्वेज में, अगर आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा, तो कैपिटल का मतलब होता है टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस। लेकिन यहां पे वो डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। यहां पे कैपिटल के अपने मीनिंग है जिनको आपको समझना पड़ेगा, जिन्हीं के बेस पे ये आपका चैप्टर आगे जाके मूव करेगा। माने अगर आप लोग किसको समझना चाहते हैं, अगर आप लोग समझना चाहते हैं कैपिटल के मीनिंग को, तो यहां पे तीन चीजें हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। आप सभी ने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहली जो कैपिटल है वो कौन सी है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक और शेयर कैपिटल हम लोग लेके चलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। याद रखिएगा। तो दो चीजें हमारे पास हो गई है कैपिटल के अंदर, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक हो गया है आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहां पे एक नई चीज यहीं पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, तो कैपिटल के अंदर हम लोग एक टर्म को और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डिबेंचर। डिबेंचर के मीनिंग आप सभी समझते हैं, इसके ऊपर हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर को यहां पे आप लोग लोन के नाम से भी जानते हैं, या कोई गवर्नमेंट बॉडीज है तो वो किस नाम से इशू करती है, बॉन्ड के नाम से इशू करती है। इन शॉर्ट अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर कैपिटल की बात होगी ना, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा, तो हमें डिबेंचर को इंक्लूड करना पड़ेगा, लोन या बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा, या इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्लूड करना पड़ेगा, और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और यही तीन टॉपिक है जो आपके एंटायर चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं। माने बहुत आसान चैप्टर रहने वाला है। अगर आप लोग केवल इनिशियल लेवल से तमाम फॉर्मूलों को मेमोराइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगी। और मैं आपको बताता चलूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना केवल आपके ग्रेजुएशन के लिए, बल्कि पीजी अगर आप लोग करना चाहते हैं, एमबीए एमकॉम करना चाहते हैं, इवन उसके बाद अगर आप लोग नेट जेआरएफ पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग नेट देना चाहते हैं, तो आपका पेपर कोड नंबर 8 कॉमर्स के अंदर आपको ये वाला सेम टॉपिक दिखेगा, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। और अगर आप लोग एमबीए करके नेट का पेपर देना चाहते हैं, यूजीसी नेट का पेपर देना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर पे जो आपका पेपर कोड नंबर 17 है, वहां पे सेम टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके नेट जेआरएफ पीएचडी में भी आपकी हेल्प कर सकता है। दैट्स व्हाई आपको समझना बड़ा जरूरी है। इन शॉर्ट आपने क्या समझा, आपने समझा कि यहां पे कैपिटल का मीनिंग क्या रहेगा। यहां पे कैपिटल का मीनिंग रहेगा कि हम डिबेंचर को भी इंक्लूड करके चलेंगे, लोन बॉन्ड व्हाटएवर यू कैन से, इक्विटी शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करके चलेंगे, और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अच्छा, एक चीज आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम लोग K0 का इस्तेमाल करते हैं, ये इसको KO बोल दीजिए, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो K0 से आप लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब आप लोग K0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग समझिएगा किसकी बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग कितनी यहाँ पे
बेसिकली शेयर कैपिटल को, कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालेंगे, 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालेंगे। अब आपको समझना क्या है, समझना यह है जब भी आप लोग डिबेंचर की बात करते हैं या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं, या मैं यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, जब भी आप लोग क्या करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, माने हमने क्या कहा, हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालना है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने देखा कि सर हमारे पास 2 चीजें आ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, सॉरी 2 नहीं, हमारे पास 3 चीजें आ रही है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं केडी का इस्तेमाल करूंगा। सेकंड नंबर पे हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं केई का इस्तेमाल करूंगा। तीसरे नंबर पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, केपी से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि यहाँ पे 3 तरीके की कॉस्ट आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। कौन कौन सी कॉस्ट निकालनी है, पहली आपकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर रहेगी, दूसरी आपकी कॉस्ट ऑफ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, और तीसरा आपका कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा। अच्छा, अगर मैं कह देता हूं केडी, केडी का मतलब रहेगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अगर मैं कह देता हूं केई, इसका मतलब रहेगा कॉस्ट ऑफ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, और केपी का मतलब रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। और जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप लोग के ओ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या चलेगा, चैप्टर चलेगा। तो आपको समझ में आया, कैपिटल का जो प्राइस रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। और 3 हिस्सों में आपका चैप्टर ब्रेकडाउन रहेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको डिबेंचर या फिर मैं कह दूं लोन या फिर बॉन्ड का कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। कोई भी कंपनी है वो किस तरीके से डिबेंचर के ऊपर उसका कॉस्ट कैलकुलेट करती है, ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा। उम्मीद करूंगा इसमें हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को देखते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, डिबेंचर वाला पूरा पार्ट में डिटेल में आज पढ़ा देता हूं आपको, और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग क्लास सेकंड के अंदर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यहां पे लिखा हुआ है। क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है। कॉस्ट का मायना अभी अभी मैंने क्या बताया, कॉस्ट का मायना मैं अभी अभी बता दिया। इसका मीनिंग क्या रहेगा, आपका प्राइस रहेगा। और कैपिटल के अंदर ध्यान रखिएगा, स्टार लगा हुआ है, कैपिटल के अंदर हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्लूड करके चलेंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को इंक्लूड करके चलेंगे, डिबेंचर लोन या बॉन्ड को इंक्लूड करके चलेंगे। इन तीनों को अगर कनेक्ट कर देते हैं, तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। क्या बन जाता है, हमारे पास कैपिटल बन जाता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहां पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे अगर आप लोग एग्जाम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लिखना चाहते हैं तो ये वाली डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। इट इज द प्राइस ऑफ यूजिंग कैपिटल। मैंने अभी अभी आपको समझाया था प्राइस ऑफ यूजिंग कैपिटल, और कैपिटल के अंदर भी आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, आगे लिखा हुआ है, इक्विटी आ गया, डेप्थ आ गया, प्रीफरेंस शेयर आ गया। डेप्थ का मतलब वही जो अभी अभी मैंने आपको बताया ना, डेप्थ का मतलब क्या है, आपका डिबेंचर बोल सकते हो, आप लोग अपना लोन बोल सकते हो, या फिर आप लोग अपना बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है, एक तरीके का डेप्थ ही होता है। क्लियर है, यहाँ पे आगे देखिए, इट रिफ्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फंड इन ए प्रोजेक्ट और ए बिजनेस। किसी भी प्रोजेक्ट और बिजनेस के अंदर जो भी फंड इन्वेस्ट हुआ है उसका क्या क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको रिफ्लेक्ट करता है कौन, आपका कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। यानी कि आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया, कैपिटल के अंदर हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, और आपका डिबेंचर लोन या बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपका चैप्टर मूव करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं आपका नंबर वन मतलब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को। किसको पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को। अब इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं एक बार नाम लिख देता हूं, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोल दीजिए।
आप लोग लोन बोल दीजिए या फिर आप लोग क्या कह दीजिए, बॉन्ड बोल दीजिए। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बताई थी मैंने, इसका केडी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है ना, अब आपको समझना क्या है, समझना है जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारे पास टोटल दो तरीके की कॉस्ट बनती है, यानी कि यहाँ पे हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके से यहाँ पे हमें कैलकुलेशन बनानी है। एक आपका रहेगा रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, याद रखिएगा क्या रहेगा आपका रिडीमेबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप क्या रहेगा रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और दूसरा रहेगा इररिडीमेबल, क्या रहेगा आपका इररिडीमेबल। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, चाहे आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करें, चाहे आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करें, तीनों केसेस के अंदर आप जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक आपका इररिडीमेबल रहेगा, एक आपका रिडीमेबल रहेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये आपका इररिडीमेबल क्या है और रिडीमेबल क्या है। देखिए रिडीमेबल का मतलब क्या होता है और इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी फर्म है, ठीक है, उस फर्म के अंदर एक आपका फंड रेज हुआ है, वो आपका फंड रेज हुआ है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो आपकी कंपनी है ना, क्या है आपकी जो भी कंपनी है, जब तक आपकी कंपनी चलेगी, मतलब मैं क्या कह सकता हूं लाइफ लॉन्ग, जब तक हम लोग आपके फंड को अपने पास रखेंगे, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास रहेगा और उसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे क्या मिलता रहेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, या मैं कहूं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। माने आपको क्या गिवन होगा, आपका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट गिवन होगा। क्लियर है, ये याद रखना है। माने यहां पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, क्लियर है, किसकी बात हो रही है, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस देने की कोई बात नहीं हुई है। क्लियर है, यहां पे जो रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे सारी चीजें होती है। माने क्या है, आपका फिक्स्ड टाइम पीरियड रहता है। फिक्स्ड टाइम पीरियड का मतलब मान लीजिए मैं 4 साल की बात करता हूं या 5 साल की बात करता हूं, 4 या 5 साल के लिए मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, फिर उसके बाद जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, क्या है इसका प्रिंसिपल अमाउंट है कंपनी को, वो भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में ये आया कि जब भी आप लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो कॉस्ट किसी का भी हो, किसी का मतलब चाहे वो कॉस्ट आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो, चाहे वो कॉस्ट आपका किसका हो, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का हो, किसी का भी कॉस्ट हो, सभी के केस में आप लोग उस कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या रहेगा, इररिडीमेबल, जिसके अंदर आप ये मान के चलेंगे कि कंपनी जब तक चलेगी, जब तक आपको आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात नहीं होती है, लेकिन जहां पे प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात होती है, जहां पे फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसको क्या कह देते हैं हम लोग, रिडीमेबल। क्या बोल देते हैं हम लोग, रिडीमेबल। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्या सिखाने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना है, और किसके लिए कैलकुलेट करना है, केडी कैलकुलेट करना है, किसके लिए, हम लोग इररिडीमेबल केस के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला ये क्या कहता है, आई को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस टी से, और नीचे आपका आ जाएगा एनपी, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सर क्या लिख दिया, ये नहीं समझ में आया, अभी 1 मिनट रुकिए, सब समझ में आएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें केडी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ लोन या कॉस्ट ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टी डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100 में 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, परसेंट निकालना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आई क्या है, आई का मतलब होता है आपका जो एनुअल इंटरेस्ट बनता है, पूरी साल का जो ब्याज बनता है, वो क्या है, आपका आई है। 1 आपका नंबर है, टी आपका क्या रहता है, टैक्स होता है, जो भी आपका टैक्स गिवन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है एनपी। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, याद रखिएगा क्या मतलब होता है, आपका नेट प्रोसीड होता है। क्लियर है, इसके बारे में मैं अभी आपको चर्चा करने वाला हूं, नेट प्रोसीड का क्या मतलब है। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग इररिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना चाहते हैं,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KD इज इक्वल टू द आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी अपॉन में एनपी और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100। आई का मतलब क्या है, एनुअल इंटरेस्ट है, जिसको आप लोग डेबेंचर भी बोलेंगे, याद रखिएगा। डेबेंचर का परसेंटेज गिवन होगा, क्लियर है। और यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। और एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीडिंग। नेट प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, देखिए कोई भी कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, सिक्योरिटीज को इशू करने का मतलब है, जैसे मेरा जो शेयर है उसका, शेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग जर्नल लैंग्वेज में समझिए। शेयर है, उसकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपए है। मैं कहता हूं अगर आप लोग अभी खरीद लेते हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, क्लियर है। और इसके आगे जब शेयर के ऊपर आपको डिबेंचर मिलेगा, या फिर मैं डिबेंचर की बात करता हूं, इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो क्या ये 100 रुपए के अमाउंट पे मिलेगा, या यहां पे देखेंगे 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 पे मिलेगा। असल में तो कंपनी को कितना पैसा मिला, 90 मिला। लेकिन अगर आप लोग डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे कि 90 पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 90 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द नेट प्रोसीडिंग, यानी कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट है जो अपनी सिक्योरिटीज को इशू करते टाइम किसी भी कंपनी को रिसीव हुआ है, उसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है नेट प्रोसीडिंग। अभी मैं आपको बता भी देता हूं, अगर आप लोग एनपी निकालना चाहते हैं ना, नेट प्रोसीडिंग निकालना चाहते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप लोगों ने जो इशू प्राइस रखा है, याद रखिएगा, आपकी सिक्योरिटी का जो इशू प्राइस रखा है उसके अंदर से आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देना है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं आपको एक्सपेंस को माइनस कर देना है, क्लियर है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आपका क्या निकल आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका नेट प्रोसीडिंग निकल आएगा, क्लियर है। क्या निकल आएगा, आपका नेट प्रोसीडिंग यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी पहला केस आपको समझा रहा हूं, जहां पे हमने इररिडीमेबल वाला केस लिया है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, क्या है ये फॉर्मूला, KD इज इक्वल टू द आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी अपॉन में एनपी इंटू में 100 हो जाएगा, क्लियर है। 100% के लिए आपको निकालना है। एनपी अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, नेट प्रोसीडिंग अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बहुत बेसिक फॉर्मूले से शुरू कर सकते हैं। जिस रेट पे आपने इशू किया और जो भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका नेट प्रोसीडिंग आ जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, कई बार नेट प्रोसीडिंग के अंदर आपका प्रीमियम भी गिवन होता है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगा। तो प्रीमियम हमेशा आपका नेट प्रोसीडिंग के अंदर प्लस होता है, याद रखिएगा, प्रीमियम क्या होता है, आपका प्लस होता है। तो यहां से हम लोगों ने एक दो चीजें समझी। एक दो चीजें का मतलब, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन कैटेगराइज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इनटू द टू कैटेगरी। फर्स्ट इज इररिडीमेबल, सेकंड इज रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब जहां पे आपका लास्ट टाइम जो आपका टाइम पीरियड डेट, यानी कि मैं कह सकता हूं जहां पे आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, यहां पे आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड गिवन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, माने इतने टाइम के बाद आपका जो ये है ये मैच्योर हो जाएगा। जैसे एफडी नहीं होता है, यहाँ पे कोई मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है इररिडीमेबल के केस में, ठीक है। और मैंने बताया इररिडीमेबल के केस में क्या फॉर्मूला लगेगा, KD इज इक्वल टू द आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टी मल्टी अपॉन में एनपी इंटू द 100 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में समझा दिया है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, KD से रिप्रेजेंट करेंगे। दो कैटेगरियां बन जाएंगी, इररिडीमेबल वाली और दूसरी कैटेगरी किसकी बनेगी, रिडीमेबल वाली। और यहाँ पे आप लोग देखिए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब है एक इफेक्टिव रेट जो किसी भी कंपनी को, जो उसने फंड रेज किया है उसके ऊपर पे करना है। देखिए कोई भी कंपनी ने क्या किया, उसका फंड रेज किया है, ठीक है, क्या किया है उसने, फंड रेज किया है, उसके ऊपर एक इफेक्टिव रेट उसको पे करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, किसको कहते हो आप लोग, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, KD बोलते हैं, माने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। यही डेफिनेशन मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लगा दी है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी पे ऑन द फंड रेज थ्रू द डिबेंचर। डिबेंचर से जो उसने फंड रेज किया है उसके ऊपर जो इसको एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालते हैं, या लोन निकालते हैं, या फिर बॉन्ड निकालते हैं, क्लियर। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद मैंने आपको क्लियर किया
कि जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करते हैं तो एक इररिडीमेबल बनता है, एक आपका रिडीमेबल बनता है। इररिडीमेबल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई मैच्योरिटी डेट मेंशन नहीं होती है, हालांकि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको गिवन होता है और वो हमेशा के लिए गिवन होता है। हमेशा के लिए मतलब लाइफ लॉन्ग होता है। मैंने बताया था ना आपका क्या होता है, आपका लाइफ लॉन्ग मतलब कंपनी के साथ होता है, ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग की बात हो रही है, ठीक है, इसको याद रखना है। एंड प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड, प्रिंसिपल क्या नहीं होता, रीपे नहीं होता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड। यहाँ पे मैंने लिखा था ना, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या नहीं होता, आपका रीपेड नहीं होता, यहाँ से मिट गया, तो ये क्या था आपका, प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक मेच्योरिटी डेट होता है, लेट अस कंसीडर 5 से 10 साल, और एनुअल इंटरेस्ट आप कंपनी को पे करना पड़ता है, और लास्ट में जाकर के मेच्योरिटी के टाइम पे कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट को भी रीपे करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, लोन या बॉन्ड की बात करते हैं उस केस में आपको इन तमाम चीजों की जानकारी मालूमात हासिल होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला समझाया है, क्या कि अगर आप लोग इररिडीमेबल वाला केस लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय एनपी, और मल्टीप्लाई में अगर आप लोग इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, सॉरी परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई मतलब आपका एनुअल इंटरेस्ट रहेगा, टी मतलब टैक्स रहेगा, एनपी मतलब नेट प्रोसीडिंग रहेगा, क्लियर है, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ ए डिबेंचर। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। अब एक बार एनपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया, नेट प्रोसीडिंग रेफर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ए मनी कंपनी रिसीव्ड, माने एक पैसे की वो एक्चुअल अमाउंट जो कंपनी को रिसीव होती है। डिस्काउंट दिया है माइनस कर दो, ब्रोकरेज चार्ज है माइनस कर दो, अगर आपको कमीशन दिया है तो माइनस कर दो, प्रिंटिंग चार्ज है तो माइनस कर दो, इन शॉर्ट कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या बनता है, एनपी बनता है, नेट प्रोसीडिंग बनता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है नेट प्रोसीडिंग का, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्चुअल फॉर्मूला है नेट प्रोसीडिंग का, इशू प्राइस माइनस में हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कर देंगे, यानी कि एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। अच्छा, जब आपका प्रीमियम गिवन है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे। डिस्काउंट तो ऑब्वियस सी बात है माइनस ही हो जाएगा, तो एक्सपेंस माइनस में यहाँ पे एक्सपेंस नहीं आएगा, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे आपको करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीजें और बेटर वे में क्लियर हो सके। यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे कहता है आपका कमानी लिमिटेड है, कोई कंपनी का नाम है, इज प्लानिंग टू रेज ए 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ के आसपास आपका रेज करने की कोशिश हो रही है बाय इशूइंग ऑफ 30% डिबेंचर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को अब जरा गौर फरमाइएगा, कितना डिबेंचर दिया हुआ है आपको, 30% डिबेंचर दिया हुआ है, ठीक है। कितना परसेंट डिबेंचर है, 30% डिबेंचर है। तो जो आपका डिबेंचर है ये क्या होता है, ये असल में आपका होता है आई, माने जो आपका इंटरेस्ट होता है, क्लियर है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंटरेस्ट बोलते हो। किसके ऊपर है, अच्छा फेस वैल्यू, जो आपका प्राइस रखा गया है ना, एक्चुअल वैल्यू जिसको बोलते हो ना, यानी कि इशूइंग प्राइस जिसको बोलते हैं, उसको क्या कह देता हूं मैं, फेस वैल्यू बोल देता हूं। तो इसका 100 करोड़ क्या है, फेस वैल्यू है, और 10% यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है, क्लियर है। द अंडर रिटर्न एक्सपेंस आर एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पे एक्सपेंस भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना एक्सपेंस है, 4% एक्सपेंस गिवन है। एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए डिबेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। किस केस में निकालना है, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको कौन सा केस सिखाया था, इररिडीमेबल वाला केस सिखाया था। तो कैसे कैलकुलेट करना है, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपका फंड कितना है, फंड जो रेज करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका फंड का अमाउंट कितना है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ₹100 करोड़, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद डिबेंचर, डिबेंचर दिया हुआ है ना, डिबेंचर का परसेंटेज दिया हुआ है, जिसको मैं आई से लिख देता हूं, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, आपका कितना दिया हुआ है, 13% दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी दिया हुआ है, क्लियर है, आपको क्या दिया हुआ है, आपका डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 10% है। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं या इशूइंग प्राइस की बात करूं, इशू प्राइस क्या है आपकी सिक्योरिटी का, ₹100 है, कितना है आपका, ₹100 है। तो इस 100 का 10% कितना बनेगा, मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे, सॉरी 100 कर देंगे तो कितना बनेगा, ₹10 बन जाएगा, क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, मतलब ₹10 का डिस्काउंट है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे आपको एक एक्सपेंस भी दिया हुआ है, कितना एक्सपेंस था, 4% एक्सपेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका क्या दिया हुआ है, एक्सपेंस कितना है,
4% गिवन है आपको। अच्छा, इररिडीमेबल वाला केस लगाना है और आपको कैलकुलेट करना है इसका केडी। क्या कैलकुलेट करना है? केडी। अगर आप लोग इररिडीमेबल वाला केस लगाते हैं तो केडी का क्या फॉर्मूला था? केडी इज इक्वल टू द आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टी अपॉन में नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब मुद्दा यहाँ पे ये है आपका इंटरेस्ट तो गिवन है, ओके आपका। अच्छा, यहाँ पे टैक्स नहीं गिवन है। अगर क्वेश्चन में देखा टैक्स कहीं गिवन है, यस, आपका कितना टैक्स दिया हुआ है? 35% टैक्स दिया हुआ है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं आपका टैक्स अमाउंट कितना है? 35%। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.35। अगर मैं परसेंटेज को हटा देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का मतलब आपका 13% दिया हुआ। डिबेंचर कितना है आपका? 13। 1 मल्टी माइनस में टैक्स कितना है? 0.35 अपॉन में कितना है? नेट प्रोसीडिंग। अब मुद्दा यहीं पे आता है, नेट प्रोसीडिंग अगर आपको निकालना है तो इसका फेस वैल्यू क्या है या इशूइंग प्राइस क्या है? इशूइंग प्राइस 100 रुपए है। डिस्काउंट कितना दिया है? 10 रुपए का। 4% 100 का कितना होता है? 4 रुपए। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, एक्सपेंस भी माइनस कर दिया, डिस्काउंट भी माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 86 रुपीज। तो कितना अमाउंट आ गया? ये नेट प्रोसीडिंग के अंदर आपका 86 आ गया। तो यहाँ पे कितने से डिवाइड कर देंगे? 86 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोग इसको सोल्व करें तो कितना बनता है? हमारे पास है 1 में से माइनस करना है मेरे को 0.35, तो ये बन जाएगा आपका 0.65। यानी इसको मैं कह सकता हूं 13 मल्टीप्लाई बाई 0.65 अपॉन में कितना आ जाएगा? 86। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया था, सो यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? मल्टीप्लाई कितना है आपका? 100 याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे इसको अगर सोल्व करें तो कितना है? 0.65 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू द 845 डिवाइडेड बाय 86। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 86 से। 9.825 माने इसका आंसर कितना आ गया? 9.825%। क्लियर? तो ये क्या आ गया? ये आपका केडी आ गया। मतलब आप लोग कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ गया। तो केडी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? केडी की वैल्यू आई है 9.825%। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। आज क्या सिखाया मैंने सिखाया अगर आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना है, इररिडीमेबल वाला केस लेके चलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका एनपी, नेट प्रोसीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको नेट प्रोसीडिंग आ गया तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट अस कंसीडर एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ सके। मैंने कोई और एग्जांपल ले लिया है। लेट अस कंसीडर, मैं क्या करना चाहता हूं, कोई भी कंपनी है जो फंड रेज करना चाहती है, तो मैंने यहां पे लिख दिया फंड रेज, ठीक है ना। कितना रेज करना चाहते हैं वही सेम अमाउंट ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? ₹100 करोड़ का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं डिबेंचर जो रखा गया है हमारे पास, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मैंने मान लिया 20% डिबेंचर है। क्लियर है? कितना है? 20% डिबेंचर है। फेस वैल्यू अक्षर आप लोग या फिर इशूइंग प्राइस में जिसको कहता हूं ना, क्या कह देंगे आप लोग? इशू प्राइस जिसको कहते हैं, वो मैं अक्सर 100 लेता हूं, लेकिन अब की बार मैंने कितना ले लिया है? ₹200 ले लिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपका 8% डिस्काउंट भी दे दिया है, प्लस में मेरा जो एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस में मान लेता हूं 2% है, और मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपको प्रीमियम भी गिवन है, ठीक है ना। प्रीमियम कितना है? मैं मान लेता हूं 10% है। क्लियर? सारी चीजें आपको समझ में आई? यहां तक उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद मैं मान लेता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर आगे क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज गिवन है। कंफ्यूजन ना, इसलिए एरो लगा देता हूं ताकि हमें पता चले ये सेपरेट वैल्यू है। अच्छा, टैक्स नहीं गिवन है, टैक्स में मान लेता हूं 40% पर एनम है, ठीक है, ये टैक्स है। हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है केडी, किसके लिए? इररिडीमेबल वाले केस के लिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? इररिडीमेबल वाले केस के लिए हमें क्या करना है? केडी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। क्या होता है फॉर्मूला केडी का? केडी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है सर, अभी तो बताया। इररिडीमेबल के केस में आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टी अपॉन में नेट प्रोसीडिंग, और इनटू में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दैट्स इट। अब आई कितना है हमारा? आई है अपना डिबेंचर। जो डिबेंचर है वो कितना है आपका? 20% है। तो यही तो आपका इंटरेस्ट होता है, तो 20 हो जाएगा। 1 माइनस में टैक्स कितना है आपका? 40% है। इसको 0.4 लिख सकते हैं, तो इसको क्या कह दूंगा मैं? 0.4 कह दूंगा। अपॉन में नेट प्रोसीडिंग अभी निकालेंगे, मल्टीप्लाई में कितना है? 100। नेट प्रोसीडिंग के लिए इशूइंग प्राइस कितना है आपका? 200 है, तो 200, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा? इशूइंग प्राइस कितना है आपका? 200। कोई एक्सपेंस तो नहीं है, यहाँ पे है एक्सपेंस 2%। 200 का अगर आप लोग 2% निकालते हैं, 200 का अगर आप लोग क्या निकालते हैं? 200 का
2% निकालते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ जाएगा आपका 4 रुपए आ जाएगा। तो 200 का अगर 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 रुपए। ये क्या है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट कितना है, 8% है, तो 8 दूनी 16, माने आप लोग क्या कह सकते हैं 16 रुपए इसके ऊपर डिस्काउंट आ जाएगा। प्लस में याद रखेगा यहाँ पे सिक्योर प्रीमियम भी गिवन है 10%। 10% का मतलब कितना होगा 20 रुपीज, क्लियर है। तो मैं क्या कहूंगा 200 में मेरे को 20 ऐड करना है, माइनस करना है 4 और माइनस करना है 16, माने कितना हो गया एग्जैक्ट फिर से 200 आ गया। कितना आ गया आपका 200 आ गया। ऑब्वियस सी बात है 16 4 20 और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। थोड़ा बेसिक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितना अमाउंट आ गया 200, तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 200 से, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 0.4 अपॉन में कितना है 2, इसको 10 से कर सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 0.4, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 आ जाएगा, माने इसको कह सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 10 और ये क्या आ जाएगा आपका 6%। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6%। तो अगर आप लोग इररिडीमेबल वाला केस लेते हैं तो ये कितना आ गया केडी 6% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एनपी वाला केस थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यहाँ पे अगर आप लोगों ने एनपी का केस पढ़ा हो तो क्या बताया था, जो आपका फेस वैल्यू है, क्या है आपका फेस वैल्यू जिसको इशू करते हैं, इसके अंदर से एक्सपेंस माइनस कर देना है। लेकिन अगर आपको प्रीमियम गिवन है तो क्या हो जाएगा आपको प्लस करना है। ठीक है, तो फेस वैल्यू 200 है तो मैंने कितना रख दिया 200। एक्सपेंस कितना है, दो एक्सपेंस है, एक तो आपका 2% और एक डिस्काउंट कितना है 8%। ठीक है, तो इन दोनों को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। ये कितना हो गया 10% ही प्रीमियम है, तो देखिए माइनस का 10% और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 10%। ये तो कैंसिल ही होना, ऑब्वियस सी बात है, ये कैंसिल हो गया तो 200 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट करना सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किस तरीके से इररिडीमेबल वाले केस को आप लोग कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लोन या बॉन्ड की बात करते हैं। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे ऐसे करके हम लोग एक दो वीडियोस और लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ पहले लेक्चर के अंदर चीजें काफी क्लियर हुई होंगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, एक नया ऑप्शन भी आया है, उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसको आप लोग हाइप बोलते हैं। और अगर आपको कोई अपडेट देना है या फिर आप लोग कह सकते हैं कोई टिप्स देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस कीप लर्निंग।